जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुरुवार 1 दिसंबर 2022, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नई तिथियां। देखिए, जिनकी संभावना थी वो रिपोर्ट आपके सामने है। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पे niranjan_das.official फेसबुक पे जुड़िए। यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू। फ्रेंड्स, नगर निकाय चुनाव 18 व 28 को 2 चरणों में होंगे। चलिए, सब आ गई जिनकी संभावना कयास लगाई जा रही थी। रिपोर्ट्स आपके सामने है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिव्यू के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित समर्पित आयोग डेडिकेटेड कमीशन का प्रतिवेदन मिल चुका है। नगर विकास एवं आवास द्वारा 30 नवंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया गया है। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश दिए। चलिए, एक पूर्व में आम चुनाव हेतु अधिसूचित 2024 नगर पालिकाओं का निर्वाचन संपन्न कराया जाए, इस बाबत आयोग ने 9 सितंबर 2022 को जारी पत्र भी भेजा है। मतदान की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय पूर्ववत रहेंगे। पहले और दूसरे चरण के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी संबंधित नगर पालिकाओं के सभी पदों हेतु किए गए नामांकन पत्रों की जांच एवं नामांकन वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रपत्र 14 का खो में आवंटित चुनाव चिन्ह के अनुसार चुनाव कराया जाएगा। चलिए, 3 में क्या है? सभी संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचित पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम के संबंध में लिखित रूप से तामीला कराना सुनिश्चित की जाए। तामीला प्राप्ति की प्रति सुरक्षित कर रखी जाए। 4, नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन संचालन के क्रम में आयोग द्वारा समय समय पर विभिन्न पत्रों के माध्यम से जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे। यदि किसी जगह भ्रम की स्थिति पैदा हो तो आयोग से इस संबंध में यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त की जाए। 5, नगरपालिका निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी होने की तिथि से आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा नगरपालिकाओं के मतगणना के बाद विधिवत रूप से परिणाम घोषणा के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। जैसे परिणाम घोषित कर दी जाएगी गिनती की, ये आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए, यहाँ कुछ पॉइंट है। 10 अक्टूबर व 20 अक्टूबर को पहले होना था चुनाव, 2 चरण में होना था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग पर रोक लगाई। क्या था मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के मामले में आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिसूचित करने पर रोक लगाकर बिहार राज्य से जवाब मांगा है। राज्य सरकार यह जवाब 4 हफ्तों में देगी। जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी की पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को समर्पित आयोग की तरह से अधिसूचित नहीं करेगी। चलिए, ठीक है। इससे पहले कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट का पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने यह नोटिस सुनील कुमार की एसएलपी पर जारी किया गया है। ट्रिपल टेस्ट में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना, समानुपातिक कोटा तय करना तथा 50% कोटा रखना शामिल है। देखिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना जो आदेश दे रखी थी, पॉइंट्स सारे यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ।
समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना, समानुपातिक कोटा तय करना तथा कुल 50% कोटा शामिल रखना शामिल है। राज्य सरकार ने अति पिछड़े लोगों की पहचान के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन 18 अक्टूबर को किया था। हम लोगों ने देखा था आयोग का गठन हुआ था। आयोग का अध्यक्ष कौन थे, हम लोगों ने चर्चा भी किया था, देखा भी था। चलिए अब इन पे जो है बात जो है यहाँ तक पहुँची है, तो अब डेट भी फिर से रीअनाउंस हो चुकी है। राज्य में नगर निकाय आम चुनाव 2022 के तहत 18 दिसंबर को पहले चरण और 28 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान होगा। वहीं पहले चरण के मतदान के बाद मतगणना 20 दिसंबर को और दूसरे चरण की मतगणना 30 दिसंबर को होगी। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगर पालिका सह जिलाध्यक्ष को निर्देश निर्गत कर दिया गया। आयोग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर को दिए गए आदेश के आलोक में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया तैयारी में आवश्यक संशोधन की जरूरत को लेकर पहले चरण 10 अक्टूबर, दूसरे चरण 20 अक्टूबर के मतदान को तत्काल स्थगित कर दिया गया था। 9 सितंबर को हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान 9 सितंबर को किया गया था। 2 चरणों में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चुनाव कराया जाना था। प्रथम चरण के चुनाव को 10 सितंबर से 19 सितंबर तक नामांकन, मतदान 10 अक्टूबर को एवं 12 अक्टूबर को मतगणना की तिथि तय की गई थी। इस चरण में 88 नगर पंचायत के लिए मतदान होना था। दूसरे चरण के लिए नामांकन की तिथि 16 सितंबर से 24 सितंबर निर्धारित की गई थी। इस चरण के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 27 सितंबर से 29 सितंबर तय की गई थी, जबकि 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का मतदान और 28 अक्टूबर को चुनाव परिणाम जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। सभी राज्यों को एक दर पर बिजली दे केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री जी का कहना है, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी राज्यों को एक दर पर बिजली मिलनी चाहिए। हम लोग महंगे बिजली खरीदते हैं और उपभोक्ता को सस्ते दर पर देते हैं। विकसित राज्यों से अधिक कीमत पर बिहार को बिजली मिलती है, कई गुना का अंतर है। एक देश एक दर की हम लोगों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जरा सा भी पूरे देश की चिंता है और वह समझ रही है कि पूरा देश एक है। विकास पूरा देश की होना है, हर नागरिक के कल्याण के लिए काम करना है, तो अलग अलग दर क्यों रखे हुए हैं? सारा काम तो केंद्र का है, वहीं से सबको बिजली दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिजली की 15,871 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के द्वारा शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण के मौके पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5,930 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, 7305 करोड़ का शुभारंभ, 2635 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा 15,871 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, शुभारंभ किए। योजनाओं को उद्घाटन शिलान्यास करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का सुझाव दिया था, इस काम को तेज़ी से पूरा करें। प्रधान सचिव ऊर्जा इसे बता रहे हैं कि इस कार्य को वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से सभी उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा। लोगों को मालूम होगा कि वह कितनी यूनिट बिजली खपत करा रहे हैं। गलत बिजली बिल का समस्या भी खत्म कर दी जाएगी। प्रशासनिक कार्यों के लिए अस्पतालों में होगा चिकित्सकों पर अलग कैडर। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत डॉक्टरों की 4 श्रेणियाँ होगी। पहला, पब्लिक हेल्थ कैडर होगा। यह प्रखंड व जिला अस्पतालों में चल रही योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे।
इसमें MD और PG पास चिकित्सक रहेंगे। दूसरा हेल्थ मैनेजमेंट का होगा, जो अस्पतालों का प्रबंधन भी संभालेंगे। इसमें PG पास 70% चिकित्सक होंगे, जबकि 30% पदों के लिए MBA पास अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। 2 हो चुका, अभी 2 बचा हुआ, पेज 2 पे देखेंगे। मधेपुरा किसान की भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या हो गई, दोषियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो। दोषियों के खिलाफ दुष्कर्म हत्या के दोषियों की रिहाई को दी गई चुनौती, सजा पूरी होने से पहले 11 दोषी कर दिए गए थे रिहा। बिल्किस बानो ने 2002 के दुष्कर्म और हत्या मामले में 11 दोषियों को सजा पूरी होने से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने बिल्किस के वकील की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने कहा कि सजा में छूट के खिलाफ ऐसी ही अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी अब संविधान पीठ का हिस्सा नहीं है, रस्तोगी संविधान पीठ का हिस्सा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सबसे पहले पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होगी, इसे न्यायमूर्ति रस्तोगी के समक्ष पेश करने दीजिए। बाद में 15 अगस्त 2022 को सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। रिहा किए गए दोषियों से वीरतापूर्ण स्वागत के दृश्य सोशल मीडिया में वायरल हो गए, जिससे कई लोगों में आक्रोश फैल गया। इस पृष्ठभूमि में दोषियों को दी गई राहत पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इन याचिकाओं पर अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है और गुजरात ने इस पर पंजाब जवाब भी दे दिया है। सरकार ने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया बड़ा जोर शोर से है, तो राजनीतिक प्रक्रिया लगता भी है, लेकिन क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में जब चला गया है तो देखना भी है क्या कुछ होना है। भारत और चीन के रिश्तों को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में किया गया दावा। भारत से तनाव कम करना चाहता है चीन, भारत का रुख देखिए। चीन ने अमेरिकी अफसरों को चेताया, हमारे बीच दखल न दे। मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं में तनाव है। मई 2020 से देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग के कार्यालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भारत से तनाव कम करना चाहता है। इसके लिए चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे भारत के साथ उनके संबंध में दखल न दें। मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई इलाकों में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच गतिरोध चल रहा है। इसके बीच यह खबर बेहद अहम है। अमेरिका को चेताया। अमेरिकी संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ टकराव के बीच चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कमतर दिखाने की कोशिश की है। इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन की मंशा सीमा पर स्थिरता कायम करना और भारत के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों को गतिरोध से होने वाले नुकसान को बचाना है। चीन की सैन्य निर्माण क्षमता पर पेश हालिया रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा है कि चीनी तनाव कम करने की कोशिशों में जुटा है ताकि भारत अमेरिका के करीब न जा पाए। चीन के अफसरों ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि भारत के साथ PRC के संबंधों में हस्तक्षेप ना करें। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC समझ रहे हैं। चीन के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कह चुके हैं कि सीमा पर जैसा वर्ताव होगा उनका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और धैर्य दोनों देशों के बीच समान संबंध का आधार है। सेंटर फॉर कंपेटररी चाइना स्टडीज के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मौजूदा गतिरोध के जारी रहने से भारत या चीन को कोई फायदा नहीं होगा। चीन की चालाकी भारत का रुख देख लिया आपने। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE, केन्या, सेशल्स, इक्वेटोरियल गिनी, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में अपने सैन्य केंद्र बनाने की योजना विचार कर रही है। इससे दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका तक समुद्र में चीनी सेना का दबदबा बढ़ गया है। इनको इस पॉइंट को याद रखिए, चीन की चालाकी। यहाँ इसमें से जितने आपको लिस्ट है उससे आधे से ज़्यादा में निर्माण कार्य चालू हो चुका है बहुत हद तक।
पूरा रिपोर्ट इन लोगों को है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए। रिपोर्ट तलब देखिए, यहाँ पे जो गड़बड़ी क्या होती है, सीओ सब की गड़बड़ी देखिए। 9 सीओ निलंबित, 10 पर विभागीय कार्रवाई। देखिए इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई। 534 अंचल है पूरे बिहार में। कितने अंचल है? 534 अंचल है। देखिए अंचल जो होता है ना फ्रेंड्स, इसके लिए विभागीय निगरानी कोषांग के कार्य की समीक्षा करते हुए राज्य भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता जो है मंत्री हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं, भू राजस्व एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता जी हैं। क्योंकि हर जगह ये रिपोर्ट आ रहा है, जो क्राइम का सीन देखा गया उसमें से 60% क्राइम का सीन, 60 से ज़्यादा प्रतिशत भूमि से जुड़ा हुआ है। जब भूमि से जुड़ा हुआ है तो भैया भूमि का समाधान तो भूमि कोर्ट से, DSLR कोर्ट से होगा। उनके सबसे जो कर्मचारी होते हैं, CI होते हैं और जो CO होते हैं, तो इन्हीं पे बेस्ड होता है फ्रेंड्स। तो इस मामले में जो कुछ आलोक कुमार मेहता का बन पर है कर रहे हैं। 9 निलंबित हो रहा, सबसे जवाब नोटिस। 38 जिलों के साथ मांगी गई थी रिपोर्ट। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आलोक मेहता। दाखिल खारिज से जुड़े मामले सर्वाधिक, लगातार मिल रही शिकायत। दाखिल भी करना है और खारिज भी करना है। अब बताइए, हलकों की हम लोगों ने चर्चा किया था, पिछले कई मौजों से मिलकर एक हल्का का निर्माण होता है फ्रेंड्स। दाखिल कुछ शब्द होता है, खारिज कुछ शब्द होता है, रजिस्ट्री जो होता है, पंजीकरण कुछ शब्द होता है, रजिस्ट्री कुछ शब्द होता है। इनको समझने की जरूरत है लैंड रेवेन्यू में। फिर दाखिल से जुड़े कुछ सर्वाधिक विवादास्पद हो गए हैं। कहाँ? दाखिल खारिज से। देखिए मामला यही होती है, रसीद जो कटी जाती है उस मामले में। जब आप ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस से हो जाता है, फिर वहाँ से आपको कहाँ? CO ऑफिस आना पड़ता है, अंचल आना पड़ता है। वहाँ से आप अपने नाम का दाखिल कराइएगा और जिनसे ज़मीन लिए हैं उस रकबा में से जमाबंदी कायम करके खारिज कराना पड़ता है। और जब तक खारिज नहीं होता तब तक आप पूर्ण स्वामित्व नहीं होते। ज़मीन का 2 स्वामित्व होता है। एक मान लीजिए एक रजिस्ट्री आपने कराया तो एक स्वामित्व, दूसरा जिनके नाम से दाखिल खारिज जमाबंदी है वो स्वामित्व। मतलब एक भूमि के 2 मालिक हो सकते हैं। संभव है, हो सकता है। आप जब रजिस्ट्री लेते हैं तो आप भी मालिक हो गए, लेकिन जिनसे आपने रजिस्ट्री लिया यदि उनसे आपने अपना नाम दाखिल करा के रजिस्ट्री 2 में भरवा के अंचल में और खारिज उनका नहीं कराया, अपने नाम से जमाबंदी कायम नहीं कराया, तो अभी तक वही आपकी भी ज़मीन का मालिक है। मतलब एक प्लॉट के 2 मालिक हो गए। अब मामला तो फंसेगा ही। अब एक ज़मीन के 2 मालिक होंगे तो वहाँ तो डिस्प्यूट होना ही होना है। इसलिए जब भी ज़मीन रजिस्ट्री कराएं तो अब रजिस्ट्री के बाद पहले अपने नाम का दाखिल कराएं अंचल में जाके, फिर खारिज करा के जमाबंदी कायम करा के क्या करें, आप अपना दाखिल खारिज करा के आप अपना ज़मीन जो है अपने कब्जा में ले लिए। वो भी एक मामला होता है कि आपने दाखिल खारिज करा दिया लेकिन दखल कब्जा किसी और का था। ये भी बहुत मायने रखता है। दखल कब्जा किसी और का नहीं होना चाहिए था। स्वामित्व तो वहाँ भी जो है ना डाइवर्ट हो जाता। तो डाइवर्ट होने का 2-3 केसेस हैं, तो डिस्प्यूट तो होना ही है। तो डाइवर्ट हो जाता था। ये सब चीज़ें आप समझें और अवश्य कराएं। इससे जुड़ा हुआ मामला देख ही रहे हैं। ये CO और भूमाफिया हम लोगों ने चर्चा भी किया था लास्ट सेशन में। ये CO जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, अंचलाधिकारी बोलते हैं, अंचल, वहाँ से ये डिस्प्यूट की जरे का निर्माण होता है। कुछ जो है मालिकाना दायित्व का भी डिफ़ॉल्ट होता है फ्रेंड्स, वहाँ से भी डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप ये डिफ़ॉल्ट ना करें, बिल्कुल ना करें, मौका ना दें। जब भी आप ऐसे काम करने जाए तो बिल्कुल सतर्क रहें। पूरी तरह से मालिकाना हक अपने नाम करा लें, क्योंकि 2-3 डाइवर्जन हो जाते हैं। मालिकाना हक एक ही ज़मीन के 2-3 मालिक हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। 700 से बढ़कर 6738 मेगावाट बिजली की हो रही आपूर्ति। CM अक्टूबर 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी।
उज्जैन स्मारिका का सीएम ने किया विमोचन। भ्रम फैलाने वाले से सतर्क रहें। महागठबंधन की सरकार की बैठक, राजद मुख्यालय महागठबंधन नेताओं के साथ बैठक करते राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह। सुशील मोदी छपास रोग से ग्रसित है, ललन सिंह जी। नीरा से 5 वर्षों में 70 करोड़ की हुई आय। नीरा से, नीरा जानते हैं क्या होता है? नीरा होता है ताड़ के पेड़ से जो सुबह सुबह जो होता है ना, सुबह सुबह जो उनसे जो जूस मिलता है, जो द्रव पदार्थ मिलता है, उसे नीरा कहते हैं। तो नीरा से मिठाई बनती है, बहुत सारे ढेर सारे पकवान बनाई जाती है जीविकोपार्जन के लिए। प्रतिवर्ष नीरा का उत्पादन का लक्ष्य, सर्व सतत जीविकोपार्जन का लाभ 1 लाख तक का हम लोगों ने चर्चा भी किया था। सतत जीविकोपार्जन योजना से मुख्यमंत्री का योजना है, इसे 1 लाख रुपये तक की मदद दी जाती है ताकि शराबबंदी में थोड़ी सी हेल्प मिले लोगों का, जो है जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनका दूसरे रोजगार में तब्दीली करा दी जाए। सरकार की ओर से ये काम किया जा रहा है। लड़कर ने मिलकर करेंगे समाधान। चलिए, G20 की अध्यक्षता के रूप में हमारी प्राथमिकता एक पृथ्वी को संरक्षित करने, एक परिवार में सद्भाव पैदा करने और एक भविष्य को आसान्वित करने पर केंद्रित है। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये है, आप इसको आज मैं चाहूँगा कि आर्टिकल को एक प्रधानमंत्री के तौर पे ना देखें, आज एक लेखक के रूप में जानते हैं। क्या उन्होंने लेखक के रूप में समझते हैं? प्रधानमंत्री की तरफ ना देखें, इसे एक लेखक के रूप में देखें, ज़्यादा समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फ्रेंड्स, G20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, मतलब 2023 में जो भारत के पास अध्यक्षता आया है वो 18वीं है। 17 अध्यक्षों, अभी तक तो 18वीं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है। चलिए, सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को सतर्क बनाने और विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे और आगे बढ़ेंगे। जबकि जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली है, तो मैं अपने आप से यह पूछता हूँ कि क्या G20 और आगे और बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के लिए, कल्याण के लिए मानसिकता को भूलकर मूलभूत बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। हमारी परिस्थितियाँ ही हमारी मानसिकता को आकार देती है। पूरे इतिहास के दौरान मानवता का जो स्वरूप होना चाहिए था, उनमें एक प्रकार की कमी दिखी है। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े क्योंकि हमारा अस्तित्व देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ। कहाँ से 1947 से पहले तक का इतिहास का विवरण करते हुए आज तक ले आए हैं। देखिए, समझने वाली बात है। देखिए, समझते हैं। हमारी परिस्थितियां ही हमारी मानसिकता को आकार देती हैं। बिल्कुल, हमारी जो परिस्थितियां हैं ही हमारी मानसिकता को आकार देती है। हमारी मानसिकता परिस्थिति के अनुरूप ही होती है। अपवाद को ना ले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे इतिहास के दौरान मानवता का जो स्वरूप होना चाहिए था, उनमें एक प्रकार की कमी दिखी है। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। हमारा ही अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। विभिन्न विचारों, विचारधाराओं और पहचानों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा को ही जैसे आदर्श मान बैठे। दुर्भाग्य से हम आज भी उसी शून्य योग छीनने और हासिल करने की मानसिकता, देखिए, छीनने और हासिल करने की मानसिकता में अटके हुए हैं। इसे हम तब देखते हैं जब विभिन्न देश, क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। हम इसे तब देखते हैं जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से अब खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था जो गड़बड़ी हुई है, ग्लोबलाइज, वो हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। हम इसे तब देखते हैं जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है। चलिए, कंटेक्स्ट भी क्लियर कर दिया गया। कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, भले ही विश्व के अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हो।
कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानव स्वभाव है। मैं इससे असहमत हूँ, मगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, तो हम सभी में मूलभूत एकात्मकता की हिमायत करने वाली इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराओं के अस्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाए। भारत में प्रचलित ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी जीवित प्राणियों और यहाँ तक कि निर्जीव चीज़ों को भी 5 मूल तत्व से बना हुआ मानती है, यानी पंच तत्व से निर्मित मानती है। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन तत्वों का सामंजस्य हमारे भीतर हमारे बीच की भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की एक सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने का काम करेगी। इसीलिए हमारी थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मानवीय परिस्थितियों में आए उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। आज हमारे पास दुनिया के सभी लोग की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन है। हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे युद्ध का युग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करने से ही निकाला जा सकता है। सौभाग्य से आज की जो तकनीक है वह हमें मानवता के आगे खड़ी विशाल समस्याओं के समाधान का साधन भी प्रदान करती है। आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं उससे हमें डिजिटल प्रौद्योगिकी की व्यापकता का भी पता चलता है। भारत इस सकल विश्व का एक सूक्ष्म जगत है जहाँ दुनिया की आबादी का 6वां हिस्सा रहता है और जहाँ भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। सामूहिक निर्णय लेने की सबसे पुरानी ज्ञान परंपराओं वाली सभ्यता होने के नाते भारत दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत DNA में योगदान देता है। यह लोकतंत्र की जननी है, इसलिए इसकी राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाज़ों को एक सुरीले में पिरोकर बनाई गई है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रगतिशील युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा की पोषण करते हुए हमारा नागरिक केंद्र शासन मॉडल एकदम हाशिए पर खड़े लोगों का भी ख्याल रखता है। हमने राष्ट्रीय विकास को ऊपर से नीचे की ओर से शासन की कवायद नहीं बल्कि एक नागरिक नेतृत्व वाला जन आंदोलन बनाने की कोशिश की है। हमने ऐसी डिजिटल सुविधाएं निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है जो खुली, समावेशी और अंतर संचालनीय है। इसके कारण सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हुई है। इन सभी कारणों से भारत के अनुभव संभावित वैश्विक समाधानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। G20 की अध्यक्षता के दौरान हम अपने अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरे देशों, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश करेंगे। हमारी G20 प्राथमिकताएं न केवल इस समूह के सहयोगी देशों बल्कि हमारे साथ कदम बढ़ाने वाले दुनिया के दक्षिणी हिस्से के देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, के साथ परामर्श से निर्धारित की जाएंगी। हमारी प्राथमिकताएं एक पृथ्वी को सुरक्षित करने, हमारे एक परिवार में सद्भाव पैदा करने और हमारे एक भविष्य को आशान्वित करने पर केंद्रित होगी। अपनी धरती को बेहतर बनाने के लिए हम भारत की प्रकृति की देखभाल करने वाली परंपरा के आधार पर हम अस्थायी और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेंगे। मानव परिवार में सद्भाव बढ़ाने के लिए हम खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि भू राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बने, जैसा हमारे अपने परिवारों में होता है।
जिनकी ज़रूरतें सबसे ज़्यादा होती है, हमें उनकी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद जगाने के लिए हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर सबसे ताकतवर देशों के बीच ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहित करेंगे। भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्यवाही उन्मुख और निर्णायक होगा। आइए हम भारत की G20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हों। आइए मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को गढ़ने के लिए हम एक साथ मिलकर काम करें। ये लेखक के अपने विचार हैं। लेखक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब याद रखिए कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री। पहले एक लेखक के रूप में आर्टिकल को समझना था। देखिए कितना हक है, कितना हद तक हक कह रहा हूँ, सॉरी, कितना हद तक रियलिस्टिक है। देखिए बहुत ही रियलिस्टिक है, जरूर समझें। योग्य और अधिकारी चुनाव को और सुधार पाएंगे। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता पर टिप्पणियां की, जिससे एक बहस शुरू हो गई कि ये टिप्पणियां मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर टिप्पणी की तुलना में आयोग की प्रतिक्रिया समझने को और अधिक उपयोगी। टिप्पणियों में पूर्व चुनाव आयुक्त TN शेषन 1990-96 द्वारा प्रदर्शित पेशेवर स्वतंत्रता का एक संदर्भ दिया गया है, लेकिन सेशन के कामकाज की दूसरों से तुलना शायद उचित नहीं है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बनने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए एकमात्र चुनाव आयोग के रूप में काम किया था। यहीं से टर्निंग हो गई। TN शेषन जो है एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था, लेकिन उसको उसकी जो है ताकत को बांट दिया गया, जहाँ से कहते हैं लोगों को कमज़ोर करना हो तो ताकत को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो कमज़ोर हो गई और ये सब होना ही है। अरुण गोयला भी है, इससे पहले राजीव कुमार थे, हम लोगों ने बात भी किया था। आर्टिकल में देखें, बहुत दम है। हम सभी पक्षों से अनुरोध करता हूं कि तनाव कम करने के लिए वो फ़ौरन कदम उठाएं और वेस्ट बैंक में हिंसा खत्म करें। आइए हम शांति, न्याय, सुरक्षा और गरिमापूर्ण भविष्य तलाशने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपना समर्थन जताएं। एंटोनियो गुटेरस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव। चलिए, स्पोर्ट्स, इंग्लैंड और अमेरिका अगले दौर में, ग्रुप बी का मैच है, दोनों अगले दौर में पहुंच चुका है। ईरान को भारी पड़ा पुलिसिच का गोल। पेले हैं विश्व कप के सबसे युवा गोल स्कोरर। ब्राजील के दिग्गज पेले विश्व कप में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। 1958 में वेल्स के खिलाफ 17 साल 239 दिन में गोल कर यह उपलब्धि हासिल करी थी। सबसे युवा हैट्रिक 17 साल और फाइनल में सबसे युवा गोल स्कोरर 17 साल, इतना का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। तीनों रिकॉर्ड 1964 के साल में कायम, याद रख लीजिए। देखिए पुरुष मैच कप में आज तीनों महिला रेफरी। मोस्ट VVI गुरुवार को विश्व कप में एक इतिहास रचा जाएगा। पहली बार टूर्नामेंट के किसी एक मैच में तीनों महिला रेफरी होंगे। जर्मनी और कोस्टा रिका मैच में फ्रांस की रेफरी स्टेफनी फ्रेपार्ट मुख्य रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनेंगी। 38 साल की फ्रैंकपार्ट इससे पहले चौथी अधिकारी भी रह चुकी हैं। उनकी सहायक भी 2 महिलाएं होंगी, ब्राज़ील की नोएजा बैक और मेक्सिको की कारेन डियाज मेडिना। चौथी महिला मैच अधिकारी अमेरिका की कैथरीन नेस्बिट वीडियो समीक्षा में ऑफसाइड विशेषज्ञ की भूमिका निभाएंगी। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड बनेगा ही बनेगा। क्रोएशिया का बेल्जियम से होना है, मोरक्को का कनाडा से, जापान स्पेन का, जर्मनी कोस्टारिका से। देख लीजिए स्पोर्ट्स में तीसरा वनडे मैच से झूल गया। कब होगा? विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच होना है। लक्ष्य सेन मुक्केबाज जरीन सहित 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार है। देखिए दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी
अजंता शरद कमल को बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया। वहीं मोनिका बात्रा के बाद खेल रत्न पाने वाले दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रख लीजिए। लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय और विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज निकहत जरीन सहित 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। 40 वर्षीय शरत बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 4 पदक के साथ सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में लौटे थे। मिश्रित युगल में सोने के अलावा शरत ने 16 साल बाद अपना एकल स्वर्ण भी जीता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट्स, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट्स, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। पॉज करके अवश्य पढ़ें और इसे याद रखिए, कीप इन माइंड फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। यह है अर्जुन पुरस्कार लेने वाले का लिस्ट, याद रखिए, बिल्कुल इतना याद रखना ही पड़ेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, ये है अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट। भारत को 6 साल बाद मिली है जीत, देख लीजिए। देश विदेश, कांग्रेस के सामने पिछले चुनाव प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, टिप्पणी पूरी कांग्रेस मानसिकता का राजनाथ। भारतवंशी 3 वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार बनी, देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में STEM सुपरस्टार की सूची में चयनित 60 वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों ने भारतीय मूल की 3 महिलाएं भी शामिल है। श्रीलंका की महिला वैज्ञानिकों को इस सूची में पहला स्थान मिला है। एक मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, देख लीजिए। यह पॉइंट है, मोस्ट वीआई पॉइंट है, पॉज करके जरूर देखें। सुरक्षा परिषद में आज कमान संभालेंगे भारत 1 दिसंबर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर बदलने वाली अध्यक्षता संभालेंगे। यह अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार होगा जब वह एक निर्वाचित UNSC सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यभार संभालेंगी। 1 पॉइंट ये वीआई पॉइंट है, मतलब 2 साल की सदस्यता पूरा होने वाला है, तो पहली बार का अगस्त के बाद दिसंबर, 1 दिसंबर से अध्यक्षता संभाल के दिसंबर करने के बाद सदस्यता इनकी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी कार्यकाल, ठीक है। और 1 दिसंबर का कार्यकाल G20 का भी संभाल लिया है, तो एक साथ 2 अध्यक्षता संभाल चुका है भारत। तो अभी बहुत ही दिसंबर ये पूरा बहुत भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला समय चक्र है। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि, बिजनेस में हर साथ सबसे मंद, ऑस्ट्रेलिया से मुक्त व्यापार समझौता उन्हें से लागू होगा, देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार समझौता में घोषणा हो चुका है, लगभग हो चुका है फ्रेंड्स। बिल्कुल कमीशन हो गया है, डेट फिक्स्ड, सूचना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की रोक बेटा अमृतसर सेक्टर की धोखाधड़ी का मामला है। एक्सक्लूसिव आज भारत की मोदी जी का सेम आर्टिकल है, आप जरूर देख लीजिए, हम लोगों ने कवर कर लिया है। अवसर जरूर देखें, अवसर पृष्ठ को पॉज करके बिल्कुल बारीकी से थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव करके इसका अवश्य देखें। हर क्वालिटी पे मिल जाएगा ये वीडियो यूट्यूब पे फ्रेंड्स। प्री क्वार्टर फाइनल पहुंचा इंग्लैंड और सेनेगल से होंगी भिड़ंत, हम लोगों ने देख ही चुका है। स्पोर्ट्स में हाँ ये कवर करने की बात है, ये मोस्ट वीआई है, इन्हें सम्मानित किया गया है। पॉज करके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फिक्स्ड है, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स्ड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएगा ही आएगा, इसलिए बिल्कुल सजग रहें और इसे याद रखें। हो सके तो एक बार ज़रूर लिखें या वीडियो पॉज करके आप इसको ज़रूर पढ़ें, पॉज करके ज़रूर देखें।
1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, आप लोग देख चुके हैं। वोटिंग की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने आदर्श आचार संहिता 37 जिला 68 नगर परिषद 88 नगर पंचायत में होना है। वार्ड कितने हैं? 3346। 37 जिला में इतने वार्ड में होना है। 23 जिला दूसरे चरण में, 49 नगर पंचायत, 17 नगर निगम, 1529 वार्ड, 2 नगर परिषद, 7084 बूथ। 17 दिसंबर में होगा चुनाव। 17 दिसंबर में होगा। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, पटना, सासाराम, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा, आरा, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये नगर निगम, बेगूसराय नगर निगम है, हम लोगों ने देख लिया। दरभंगा भी है, बेगूसराय भी नगर निगम में आता है। नगर निगम जो है 19 नगर निगम ही बिहार में अभी तक है। 38 जिलों में किर्लोस्कर नहीं रहे, टोयोटा को भारत लाए थे विक्रम किर्लोस्कर। मोस्ट पीवीआई यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है यहाँ से। सौर ऊर्जा सबसे दरकार नहीं है। देखिए, इन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ, यहाँ पे देख लीजिए। करोड़ की योजनाओं का पाउच करके देखिए। भ्रष्टाचार आरोपों में 9 सीओ का निलंबन, भारत के खिलाफ 12 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। सीओ तो बिल्कुल सीओ बीपीएससी के थ्रू इनका चयन होता है फ्रेंड्स। जहाँ पॉलिटिक्स और पैसा आ गया वहाँ तो G20 के अध्यक्ष चीन ने लॉकडाउन को ही अंतिम समाधान मान लिया। देखिए बिजनेस में, भास्कर बिजनेस में मोदी जी का आज हर जगह हर न्यूज़पेपर कवर्ड है। स्पोर्ट्स, चलिए, खिलाड़ी और मैनेजमेंट के रूप में वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? मारियो जगालो। 1930 वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 13 टीमों ने भाग लिया था। इस बार कितनी टीमें हैं? ये कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। तो कितने टीमें हैं? 32 टीमें हैं। कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप है। हर ग्रुप में 4-4 है, 8 चौके 32। पहला गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था? थॉमस मुलर। अका, ACA, अका लास्ट वाले का क्या था? ACA, लास्ट वाले का अका देखा था, देश विदेश। चलिए, दैनिक जागरण में आपका हार्दिक स्वागत है। पुराने नामांकन पर ही 18-28 को मतदान होगा। नामांकन पूरा नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। हम लोगों ने देखा था 14 का प्रपत्र, हम लोगों ने देखा था क्या एक्सप्लेनेशन था वहाँ पे। तो रही विकास दर धीमी होने के बावजूद 6% रही विकास दर धीमी होने के बावजूद इतना प्रतिशत विकास रहे। 23-24 की दूसरी तिमाही में इतना प्रतिशत, 2021-22 के दूसरी तिमाही में इतना फीसदी था, 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5% ग्रोथ रेट है। देखिए ग्रोथ रेट देखिए, देश का ग्रोथ रेट, फिर सेंसेक्स, ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें कह डालता है फ्रेंड्स। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तो रेफरेंस फ्रेम है, हमारे देश की क्या गतिविधि इसी से पता चलता है। कारोबारी बाजार, जो बिजनेस होता है, इसी से रियलिटी से वहीं पता चलता है। अर्थ जागरण में हम लोग देख रहे हैं, सेंसेक्स ने पार के 63,000 का स्तर देख लिया। इसी से पता चलता है देश का क्या रुख, किधर जा रहा है इकोनॉमिकली, इसी से पता चलता है। ग्रोथ रेट से ग्रोथ पता चलता है, हमारे देश में क्या ग्रोथ रेट, कितना ग्रोथ हो रहा है, किस तरह से, किस सेक्टर में कितना हो रहा है, क्या कुछ हालात हैं, क्या हम समझ सकते हैं इससे। ये सारी चीज़ें मायने रखता है फ्रेंड्स। शिक्षा को बढ़ावा दें, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दें राज्य। आदान प्रदान वैज्ञानिकों और सुधारों में समर्थन
किया। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास में चीन को लगी मिर्ची कहाँ है? राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा LAC के करीब भारत और अमेरिका का साझा सैन्य अभ्यासों से मिर्ची लगी। ये अभ्यास काफ़ी दिनों से हो रहा है। 100 किलोमीटर से 19 नवंबर से प्रारंभ हुआ था। यह 2 हफ्तों तक चलेगा। शांति स्थापना करना है। सैन्य युद्ध अभ्यास 18वां संस्करण उत्तराखंड में जारी है। इसका 18वां संस्करण पृथ्वी आज से करीब होगा। चंद्रमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए किया गया था BSF का गठन। आज के ही दिन 1 दिसंबर 1965 में आज ही भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक BSF का 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों, याद रखिए, में से एक BSF का गठन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किया गया था। वर्तमान में 186 बटालियन के साथ BSF दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। दुनिया का सबसे बड़ा 186 बटालियन। फोर्ड कारखाने में पहली बार असेंबली लाइन का इस्तेमाल हुआ था। 1913 में आज ही मिशिगन में फोर्ड कारखाने में मॉडल T कार बनाने के लिए पहली बार उत्पादन प्रक्रिया असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया गया था। यह हर 2 मिनट 38 सेकंड में एक बार सामने में समक्ष था, एक कार बनाने में सक्षम था। हर 2 मिनट 38 सेकंड में। इस तरीके से ऑटो उद्योग में क्रांति ला दी थी। भारत की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर पायलट है भावना कंठ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ का जन्म 1992 में आज ही बिहार के बरौनी गांव में हुआ था। 2014 में पढ़ाई पूरी कर IT कंपनी में नियुक्ति हुई। बाद में एडमिशन टेस्ट पास कर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गई। 2017 में फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल हुई। 2019 में MiG-21 बाइसन उड़ाकर दिन में लड़ाकू अभियानों में शामिल होने की योग्यता हासिल करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। भावना 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भी पहली महिला लड़ाकू फाइटर। आपको बहुत बहुत हार्दिक कंग्रेचुलेशन है। आर्थिक सुधारों के समर्थक चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन। जियांग जेमिन 1989 में हुए थिएनआनमन चौक नरसंहार के बाद दुनिया के अलगाव से चीन को बाहर निकालने वाले व आर्थिक सुधारों के समर्थक चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का बुधवार को निधन हो गया। 96 वर्ष के थे। सेशन के अंत में फ्रेंड्स स्वामी जी कहते हैं, संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका असंभव की सीमा से आगे निकल जाना। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।